अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुर्दाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमें एक बार फिर इंडिया से ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह ने। सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने शो में हमें बुलाया और हमारी बात आपके थ्रू पाकिस्तान अवाम के पास जा सकती है। हम्म। सर, हम फिर एक दफ़ा बात करेंगे ईरान की यूएस इसराइल के दरमियान जो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है उसके हवाले से। आपने देखा सर कि उन्होंने उनके दोबारा से एक सीनियर लीडरशिप को जो है वो निशाना बनाया है और एलिमिनेट कर दिया है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि इसराइल के लिए ईरानी क़यादत को निशाना बनाना इतना आसान क्यों है? एक एक तो ये है। दूसरा ये है कि ईरान इस पूरी सूरत हाल को, यानी कि वो कहते हैं कि हम आपकी लीडरशिप को एलिमिनेट कर देंगे। अब वो इस पूरी सूरत को ऐसे लगता है कि कुछ समझदारी के साथ नहीं सँभाल रहा, बिल्कुल इसको कैज़ुअल ले रहा है। क्योंकि अगर कैज़ुअल ना ले रहे होते तो शायद इतनी जो उनकी सीनियर लीडरशिप है वो इस तरह से इतनी ईज़िली एलिमिनेट नहीं हो सकती थी। आप हमें बताएँ, क्या हो सकती थी, नहीं हो सकती थी? क्या वाक़ई ईरान बहुत कैज़ुअल इस चीज़ को ले रहा है, समझदारी से काम नहीं कर रहा? व्हाट इज़ गोइंग अराउंड? अगर एक अच्छा एनालिसिस करने की आप कोशिश करेंगे तो आप ये जरूर पाएंगे हुँ, कि यूएस और इसराइल की कंबाइंड जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसकी टेक्नोलॉजी। उसकी एक और अच्छी ताकत है उसका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो बड़ा हुँ, इफेक्टिव है। अगर एक और ताकत ढूंढने की कोशिश करेंगे, हर सो कॉल्ड दुश्मन देश में या इवन नॉन दुश्मन देश में उनका एक इंटेलिजेंस नेटवर्क काम करता है, एक डीप स्टेट काम करता है जो हर देश में काम कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको तीन एडवांटेज स्ट्रेट अवे मिलते हैं। एक, पिन पॉइंट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, पिन पॉइंट एक्यूरेट इंटेलिजेंस, पिन पॉइंट एक्यूरेट टेक्नोलॉजी की वजह से स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी। दूसरी बात, क्यों वो लीडरशिप को हटा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने ये पाया है कि दुनिया में, और ये कुछ हद तक सही भी है, कि अगर आप टॉप लीडरशिप को हटा देते हैं और जो हुँ, नेक्स्ट नई आने वाली लीडरशिप है उसमें आपको कहीं होप दिखती है कि शायद ये वाली लीडरशिप कुछ अलग करेगी, कुछ मॉडरेट करेगी, कुछ डर या खौफ में काम करेगी, तो इनके लिए, दैट इज यूएस के लिए, एक बड़ा सक्सेसफुल मॉडल बन जा रहा है। और दुनिया में अनफॉर्चुनेटली ये मॉडल उनके लिए कई बार सक्सेसफुल रहा है। इसलिए हम पाते हैं, और उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है कि जिस तरीके से उन्होंने इराक में किया, तकलीफें चलती रही लेकिन अपने आप एक इराक एकदम से घुटनों पर आ गया जब सद्दाम हुसैन को उन्होंने एलिमिनेट किया। सो ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा कि यस, यूएस के पास ये काबिलियत है। और उससे भी बढ़कर एक जो सबसे बड़ी काबिलियत दुनिया में चल रही है वो है पैसे की ताकत। जो इकोनॉमी की ताकत है उसके ऊपर भी यूएस काफी कुछ दुनिया में गलत भी कर पा रहा है। सही तो खैर क्या करेगा, बट अगर आप देखें हुँ, तो आपसे ज्यादा कौन जानता है कि किस तरीके से उन्होंने आपके पाकिस्तान पर पैसा लुटाया, फिर सडनली रोक दिया, फिर ये किया, फिर वो किया, जब जरूरत पड़ी फिर वापस आ गए कि चलिए जी, दिख रहा था इन्हें कि ईरान में कुछ करने के लिए पाकिस्तान का साथ। तो अब और जो मोटे तौर पर देखा जाए, कंट्रीज के साथ उनकी ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, इकोनॉमिक एडवांटेज है, इंटेलिजेंस एडवांटेज है, वो इसको हर बार यूज कर रहे हैं सक्सेसफुली। लास्ट आपकी बात जो आपने पूछी कि ईरान ईरान हल्के में नहीं ले रहा है, मैं आपको बता दूं, हुँ, हुँ, कोई भी सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम हल्के में नहीं लिया जा सकता। खमैनी की हुँ, सिक्योरिटी हल्के में किसी हालत में नहीं मानी जा सकती। खमेनी साहब को हमेशा से पता था कि यूएस उनके ऊपर स्ट्राइक करेगा। लोगों ने बोला कि मदुरो की तरह शायद हाईजैक भी कर लेगा, किडनैप कर लेगा, हुँ, उठा के ले जाएगा, पता नहीं क्या क्या। बट अपने आप में ये कहना गलत हो जाएगा हमारे लिए कि ईरान अपने लीडर की जो सिक्योरिटी है उसको हल्के में ले रहा है। हल्के में नहीं ले रहा है, लेकिन हुँ, वो जितने भी मजबूती के साथ ले रहा है, वो मजबूती यूएस के सामने समहाउ कमजोर पड़ जाती है। और हर बार हुँ। हम देखते हैं कि यूएस एक स्ट्राइक कर पाता है। ठीक है, लेकिन सर आप ये नहीं समझते कि इसमें ईरान का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसकी उनकी जो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं, वो फेलियर है उसका ईरान का? मतलब वो, मतलब
डू यू थिंक इट्स नहीं, फेलियर और यू थिंक मैच नहीं कर पा रहे? ये तो मानना पड़ेगा, यस फेलियर तो है। जो चीज सही है वो सही है। अगर फेल नहीं होते, देखिए फेल और पास कैसे आदमी होता है, रिजल्ट के ऊपर होता है। अगर रिजल्ट है खमेनी को वो मार पाए, फेल हो गए। अगर रिजल्ट है कि बासिज के कमांडर को वो मार पाए, तो वेल फेलियर तो फेलियर है। है। 58 टॉप लीडर्स को वो एलिमिनेट कर पाए, वेल फेलियर तो है। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने अभी इसीलिए कहा, उनकी जो बेस्ट ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी थी, वो यूएस और इजराइल अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज की वजह से वो उससे ऊपर उठ गए, वो उसको कॉन्कर कर गए। ये वो वाली बात होगी कि हर कंट्री का अपना अपना तरीका है काम करने का। ईरान का भी अपना तरीका है, गलत है सही है वो हम किसी को भी आंकने का हक नहीं होना चाहिए। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस तरीके से आप जो ये एक नया यूएस ने एक तरीके से एक सिस्टम ला दिया है कि आप टॉप हायरार्की को मार सकते हैं। मार सकने वाला जो मामला है, अब ये वुड दिस अमाउंट टू कि कल अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में किसी भी तरह के डिफरेंसेस हैं तो क्या हम एक दूसरे की लीडरशिप को टारगेट करें? वेल ये एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड यूएस ने स्टार्ट कर दिया है। अच्छा सर, मैंने आपसे ये पूछना है कि अभी जितने भी इत्तेहादी हैं अमेरिका के, वो अमेरिका के साथ नहीं हैं। आप देख रहे हैं सब ने इनकार कर दिया, बेसिस देने से इनकार कर दिया, साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उनके अंदर से उनके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो हेड है उसने भी इस्तीफा दे दिया। अब बात मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इशू ना होता, अगर तेल की बंदिश ना होती, अगर एनर्जी क्राइसिस नज़र ना आ रहा होता या जो अभी डेवलप हो गया है, तो क्या यही एलाई जो हैं ये इसी तरह से अमेरिका को छोड़ देते, या अगर ये एनर्जी क्राइसिस ना अनफोल्ड हो रहा होता और हंकी डोरी होता, ठीक है दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त सारा वेस्ट जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा होता? क्या आप इसमें देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिज्म है? इट्स नॉट बेसिकली कोई कि वो कोई 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 मोरालिटी नहीं हो रही, इट्स बेसिकली अपॉर्चुनिज्म, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि इससे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बढ़ेगा। अपॉर्चुनिटी, मॉडर्निज्म, ये सारी बातें, ऐसा मेरा आकलन है, जब देश के हितों की बात आती है ये सब के सब पीछे हट जाते हैं। और अगर पिछले कुछ महीनों कुछ सालों से आप नोटिस करें, यूरोपियन यूनियन क्यों बना था, यूरोपियन यूनियन ने अपनी करेंसी क्यों लाई थी? बिकॉज शायद वो कंट्रीज यूनानिमसली फील कर रही थी कि यूएस का दबदबा, यूएस के डॉलर का दबदबा उनके लिए शायद उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, चीजें उनकी फेवर में नहीं है। अगर आप देखें नेटो कंट्रीज ओपनली पिछले कुछ समय से यूएस के खिलाफ बोलती चली जा रही है, चाहे वो ग्रीनलैंड का मामला हो, जहां खुलकर नेटो कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ने बोला कि यूएस का किसी भी तरह से ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना ये वो सपोर्ट नहीं करेंगे, रादर उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। इसी तरह कनाडा के ऊपर भी अगर बात करें कि वो 52nd स्टेट बनेगा या नहीं बनेगा, उस पर भी आपने देखा कि यूएस के जनरली लोग खिलाफ थे, उनके अपने सो कॉल्ड एलाई। उससे भी एक स्टेप आगे जाइए, एक तरीके से ट्रंप ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया था कि अगर एलाइज और नेटो कंट्रीज को हमारी से चाहिए तो उन्हें अपने बजट्स बढ़ाने पड़ेंगे, वो 2% वाला सिस्टम नहीं चलेगा, कम से कम 5 से 6% चाहिए। सो वहां भी दिखा कि एक डिफरेंस तो जरूर है। सबसे बड़ी बात आई जब अभी मादुरो का वेनेजुला वाला केस हुआ, तब भी सबने खुलकर यूएस के खिलाफ बात करी है। आप अगर यूरोपियन यूनियन की किसी भी एम्बेसी में अगर बातचीत करें तो आप देखेंगे कि अगर उनके यहाँ जो फंक्शंस होते हैं उसमें यूएस इनवाइटेड नहीं होता है, दे ट्राई एंड अवॉइड यूएस। सो ये डिफरेंसेस अपने कंट्री के इंटरेस्ट की वजह से हर जगह पॉपुलर होते चले जा रहे हैं। अब आगे बात के होगा क्या, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर ली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया का सो कॉल्ड 20% ऑयल जाता है। जरूरी नहीं है कि वो सारे नेटो कंट्रीज उसी पर डिपेंडेंट है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ हॉर्मुज पर है। और सबसे बड़ी बात, हॉर्मुज की लड़ाई
पर दुनिया को लाने वाला यूएस था। लाते समय तो वो लड़ाई ले आया, अब जब उसका भुगतान करने की बारी है, उसके परिणामों की बारी है, तो वो चाहता है कि पूरी दुनिया उसके साथ मिले कि चलिए जी हॉर्मुज में आप अपनी शिप भेजिए, वॉरशिप भेजिए। क्यों भेजे भाई, आप बताइए क्यों भेजे? हॉर्मुज को, हॉर्मुज का एटमॉस्फियर, एनवायरमेंट खराब करने वाले आप। अब उसमें प्रोटेक्शन की बारी आएगी तब हम, और वो प्रोटेक्शन क्या होगी? अगर कल किसी भी वजह से कोई भी एक शिप डाउन हो जाती है तो ट्रंप का क्लेम हो जाएगा कि ये देखिए ये तो कोलिजन थी, ये मेरी नहीं थी। तो इस समय अगर हॉर्मुज की बैटल को आप एक अच्छा, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, तो हॉर्मुज से रिलेटेड सबसे बड़ी बात यह है, क्या ये लड़ाई दुनिया की है? क्या ये लड़ाई दुनिया ने शुरू करी है? क्या ये लड़ाई ईरान ने शुरू करी है? या इस सब के पीछे यूएस है? और अगर यूएस ने ये लड़ाई शुरू करी है तो सारी दुनिया को इसके अंदर क्यों आना चाहिए? ठीक है, हमारा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, हमारी एनर्जी इन्वॉल्व है, बट अपने आप में यूएस को कोई हक नहीं बनता कि जिस पर आपकी बातचीत ईरान के पास चल रही थी, आप उस बातचीत में विश्वास नहीं करते, आप उसे तोड़ देते हैं। आपको प्रॉब्लम है उनके न्यूक्लियर से, आपको प्रॉब्लम है उनकी मिसाइल से, आपकी प्रॉब्लम है उनके टेररिज्म से, आपको प्रॉब्लम है उनके खमेनी से। वेल, व्हाई द वर्ल्ड शुड सफर? आप और मैं, पाकिस्तान और मैं किस लिए सफर करेंगे? जिस ऑयल एनर्जी पर हम डिपेंडेंट हैं, जिस ट्रेड पर हम डिपेंडेंट हैं, वो अगर आपकी वजह से यूएस खराब हो रहा है तो आप उसे संभालिए। यहां पर बात आती है कि यूएस की स्ट्रैटेजी यही है कि दुनिया को मिलाओ सो दैट ईरान के खिलाफ आ जाए। ईरान की भी स्ट्रैटेजी अच्छी है। ईरान जानता है कि यूएस के खिलाफ अगर वो पावर के इक्वेशन में आए तो वो कहीं स्टैंड नहीं करते। मैं मानता हूं इस बात को। अगर आप मिलिट्री पावर की बात करें ओवरऑल तो वो कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, बट उनको ये जरूर मालूम है कि अगर मैंने दुनिया को इस लड़ाई के अंदर डाल दिया तो दुनिया का प्रेशर इतना बनेगा कि अपने आप यूएस को इस लड़ाई में रिट्रीट करना पड़ेगा। अदरवाइज काबिलियतों पर अगर चले जाएं तो अगर 10 के आंकड़ों में अगर हम क्वांटिफाई करें तो यूएस को मेरे ख्याल 10 में से 10 मिलेंगे और ईरान को 10 में से 2 या 3 मिलेंगे। लेकिन यूएस ये रियलाइज नहीं कर रहा कि ईरान अपनी कमजोरी में, कंपैरेटिव कमजोरी, उस कमजोरी में कितना स्ट्रांग है ये हमें उसे देना पड़ेगा। ईरान कमजोर है, उसके पास नेवी नहीं है। ईरान कमजोर है, उसके पास एक उतनी बड़ी फौज नहीं है। ईरान कमजोर है, उसके पास हाईटेक एयरक्राफ्ट नहीं है। ईरान कमजोर है सब चीजों में, लेकिन ईरान कुछ जगहों पर इतना स्ट्रांग निकल कर आ रहा है कि खमेनी गिरने के बाद भी पब्लिक अपराइजिंग नहीं हुई, पब्लिक खड़ी हो गई, आईआरजीसी डिसबैंड नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, उसकी जो मिसाइल और ड्रोन्स हैं उनमें कमी जरूर आई लेकिन कम नहीं पड़ रही। और सबसे बड़ी बात, अभी भी जो उसके पास न्यूक्लियर बम से बड़ा बम है, आई कॉल इट हॉर्मुज बम। ये जो हॉर्मुज बम की ताकत उसके पास है, वो इससे ही अकेले यूएस के साथ लड़ सकता है, जहां दुनिया को मजबूरन ईरान के साथ आना पड़ेगा कि ये लड़ाई बंद हो। अच्छा सर, एक तरफ तो आइसोलेशन का शिकार है यूएस, बिल्कुल आप देख रहे हैं जैसे, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि वो उन्होंने क्यूबा को रिजीम चेंज का भी थ्रेट कर दिया कि जी वो हम बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ के, लेकिन वगैरह वगैरह हम उसको भी चेंज करना चाहते हैं। तो सर वो जो इज इट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ तो रशिया बैठा हुआ है। अब आपको वो क्यूबा मिसाइल का पूरा याद तो होगा, कैनेडी के ज़माने में जब हुआ था। तो क्या ये इतना अब आसान हो जाएगा कि अब ट्रंप जो है व्हाइट हाउस में बैठ कर धमकी देगा और किसी भी मुल्क की जाके जो है वो रिजीम चेंज? और दूसरी बात सर, इसके साथ ही मिलते जुलता अफगानिस्तान से भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं, अशरफ गनी की भी और साथ में हामिद करजई की भी, वो भी बात कर रहे हैं रिजीम चेंज की अफगानिस्तान में। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि क्यूबा के बाद फिर अफगानिस्तान होगा, अफगानिस्तान के बाद फिर ये सिलसिला चलता ही रहेगा? क्यूबा की पहले हम बात करते हैं कि विल इट बी इजी फॉर ट्रम्प टू गो देयर? जी सर। इंक्रीजिंगली कन्विंस होता जा रहा हूं कि शायद एक अच्छा एनालिसिस अगर किया जाए तो ये अमेरिकन को, ट्रम्प को नहीं, अमेरिकन को, डेमोक्रेट्स को, रिपब्लिकन्स को, आवाम को, जो वहां की है, वो इंक्रीजिंगली रियलाइज कर रही है कि लड़ाई
इस तरह से स्टार्ट करना, कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स को उठा लेना, कंट्रीज की टॉप हायरार्की को एलिमिनेट कर देना, कंट्रीज के रिजाइम चेंज का ठेका आपने ले लेना, ये शायद अपने आप में बहुत एक सक्सेसफुल मॉडल रहा होगा, लेकिन अब आगे नहीं दिख रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक नहीं होगी। इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ एक कंट्री अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से यूएस के साथ खड़े हो सकते हैं, बट अपने आप में आवाम इसके लिए बिल्कुल खड़ी नहीं होगी। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा, क्यूबा विल बी अ वेरी डिफिकल्ट ऑप्शन, क्योंकि क्यूबा एक वो कंट्री हो जाएगा जहां रशियंस डायरेक्टली इन्वॉल्व है, स्ट्रेट अवे इन्वॉल्व है। ईरान में रशियंस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। ईरान और रशियंस के बीच में अगर बेसिकली देखा जाए तो इन्होंने कामाकाजी ड्रोन्स दिए थे, वहां पर लड़ाई में मदद हुई। उसके रेसिप्रोकेशन में आज हम देख रहे हैं कि रशिया बोल जरूर रहा है, इंटेलिजेंस जरूर दे रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड पर कोई ऐसी हरकत हुई है जहां हम बोल पाए कि रशिया खुलकर सामने आया है। जबकि रशिया को, क्योंकि रशिया की अपनी यूक्रेन लड़ाई और अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो भी एक काफी हद तक हैंडीकैप है। सेम गोज फॉर चाइना। चाइना इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। क्यों है? आपको प्रूव कर देता हूं। चाइना ने क्या दिया अभी तक ईरान को? कुछ भी दिया है तो बताइए। तो हथियार बेच दिए होंगे। सबसे बड़ा गेनर कौन होगा इस लड़ाई का? हॉर्मुज का। अगर कोई गेनर निकल कर आया तो वो चाइना होगा, क्योंकि ईरान का ये जो लेटेस्ट फरमान है कि अगर आप चाइनीज युआन में ट्रेड या एनर्जी ट्रेड कर रहे हैं तो उसको हॉर्मुज से जाने दिया जाए। क्यों भाई? सो दैट मीन्स, जो हमने पहले भी काफी टाइम पहले कहा था कि ये लड़ाई पेट्रो डॉलर्स की है। मुझे लगता है यूएस को दिख गया था कि जैसे ब्रिक कंट्रीज ऑल्टरनेट करेंसी की बात कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज ऑल्टरनेट करेंसी पर चल रहे हैं, इसी तरह अगर एनर्जी फील्ड में, क्रूड ऑयल में अगर कोई भी इन्वेजन करता है इन टर्म्स ऑफ रुपीज या इन टर्म्स ऑफ युआन, तो वो पेट्रो डॉलर्स को नीचे ले जाएगा, या उसकी जो सुप्रीमेसी है वो एक तरह से चैलेंज हो जाएगी। तो इसलिए आप देखेंगे ईरान को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो पैसा है वो वर्ल्ड में नहीं बनेगा। लेकिन वो जो चाइनीज युआन की बात कर रहा है, देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। बट फिर भी एक जिम्मेदारी की स्टेटमेंट मैं आपको दे सकता हूं, मुझे नहीं लगता कि यूएस अफगानिस्तान की तख्ता पलट कर पाएगा। इतना आसान नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान यूएस को मदद भी कर देगा तो भी शायद बगराम एयरपोर्ट जो एयरफील्ड है वो उसको वापस मिल जाएगा आसानी से नहीं मिले। देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट टू पे। ऑलरेडी पाकिस्तान इज रियलाइजिंग कि ड्यूरेंट लाइन पर जो चल रहा है, जिस तरीके से इंटरनल सिचुएशन पाकिस्तान की चल रही है, पाकिस्तान अपने एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश नहीं करेगा कि चलिए ईरान के खिलाफ अगर वो अपने बेसिस दे देता है या एंट्री दे देता है तो एक नया फ्रंट खुल जाएगा, जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पाकिस्तान के होने चाहिए। ओवरऑल सिचुएशन ये जरूर बन रही है, दुनिया रियलाइज कर रही है एक्सपेंशनिज्म इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, दादागिरी एंड डोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इस समय यूएस का प्रायोरिटी नंबर 1 है। और इसमें जो कंट्री उनके साथ खड़ा होगा वो फायदे में नहीं खड़ा होगा। आप देखेंगे वो घाटे में। मजबूरी कुछ भी हो, फ्रांस ने बोल दिया कि चलिए जी हम आपको सपोर्ट करते हैं, यूके ने भी बोल दिया चलिए हमारा वो डीगो गार्सिया और फेयरफोर्ड वाला जो बेस है आप B1 और B2 बॉम्बर्स के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। बट अपने आप में ऐसा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रहा, जो कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि शिप्स बीच में आए, बूट्स ऑन ग्राउंड आए, वगैरह वगैरह। कंट्रीज के अपने इंटरेस्ट आज की तारीख में सब रियलाइज कर रहे हैं। सबको पता है कि एक लड़ाई, इंडिया को ले लीजिए, अगर मैं इसमें यूएस के साथ खड़ा हुआ तो मेरा ईरान के साथ ऑयल का प्रॉब्लम आएगा। अगर मैं ईरान के साथ खड़ा हुआ तो मेरा यूएस के साथ सैंक्शंस का प्रॉब्लम आएगा। हर एक को अपने अपने इंटरेस्ट देखने हैं, और आई थिंक उनका हमारा हक बनता है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बात करके अच्छा लगा। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू।